Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 12th of July 2022। 12 जुलाई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे। आज का न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक किया करिए, उसको शेयर किया करिए। 1 पर्सन 1 लाइक का कंसेप्ट है, आप देखिए और लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरा, जिनको भी लगता है कि उनका स्टैटिक पार्ट वीक है फॉर यूपीएससी 2023, वो हमारी सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। वीडियोस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लाइव क्लासेस लगती हैं और रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी आपके लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप देख करके ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस ज़रूर होगी, ठीक है ना। तो आंसर्स आप मुझे बताइएगा कौन कौन से आपने सही किए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। पहला सवाल आप लोग के सामने दिख रहा होगा, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, ठीक है ना। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है देयर आर एविडेंसेस ऑफ लोअर पैलियोलिथिक पीपल प्रोड्यूसिंग आर्ट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सिंबल्स डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तीसरा कह रहा है हंटिंग सीन्स प्रिडोमिनेट इन द मीजोलिथिक पेंटिंग। तो आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। 2 ओनली, 1 and 2, 3 ओनली या 1, 3। क्वेश्चन नंबर 2 है द टर्म रमनाज, पदाज एंड शब्दाज आर रिलेटेड टू। ये किससे रिलेटेड है? वेरियस रागाज ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लिटरेरी फॉर्म्स या फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक। तीसरा है काठी सामू इज एंशियंट इंडियन मार्शल आर्ट ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो काठी सामू कहाँ ओरिजिनेट हुआ? एक मार्शल आर्ट है। ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, पंजाब, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, लेकिन पहला तो देखो बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आपको आना चाहिए था, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि एविडेंसेज ऑफ लोअर पैलियोलिथिक पीपल प्रोड्यूसिंग आर्ट। तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आर्ट जो है वो अपर पैलियोलिथिक से मिलता है, ना कि लोअर पैलियोलिथिक से। दूसरा है सिंबल्स डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो ये भी गलत है। मैंने आप लोग को पढ़ाया भी कि मीजोलिथिक पेंटिंग अगर आप देखें तो उसमें आपको जो ट्रायंगुलर या ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं वो काफ़ी मिलेंगे। और तीसरा लिखा है हंटिंग सीन्स प्रिडोमिनेट द मीजोलिथिक पेंटिंग्स। ये सही है ना, क्योंकि ऑब्वियसली जब हंटिंग गैदरिंग ही सबसे ज़्यादा वहाँ हो रही है तो वहाँ की पेंटिंग में तो हंटिंग ही रिफ्लेक्ट होगी ना। तो तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। 1, 2 विल बी द इनकरेक्ट वन, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल था रमनास, पदाज और शब्दाज क्या है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो ये है बेसिकली लिटरेरी फॉर्म्स। अगर आप देखें तो रमनास का मतलब है कि 4 लाइनर जो राइमिंग्स होती हैं, है ना, याद रखेगा। दोहा होते हैं 2 लाइनर्स, शॉर्ट 2 लाइनर्स दोहा होते हैं। रमनास जो होते हैं वो 4 लाइनर राइम्ड 4 लाइनर्स होते हैं, ठीक है ना। सॉन्ग कंपोजिशन ऑफ वेरिंग लेंथ जिसको पदाज बोलते हैं, वर्स जिसको होता है, वर्स को पद बोलते हैं, पद उसी से आया है। एंड शब्दाज आर वर्ड्स, ठीक है ना। तो ये लिटरेरी फॉर्म्स है। और तीसरा सवाल था काठी सामू कौन से स्टेट का मार्शल आर्ट है, ओरिजिनेट हुआ। तो काठी सामू एक एंशियंट हिस्टोरिकल मार्शल आर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा। इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। और काठी का मतलब होता है सॉर्ड, ठीक है ना। काठी का मतलब होता है सॉर्ड, और काठी सामू में क्या होता है, सॉर्ड के साथ लड़ाई होती है, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। व्हाट वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऑल्सो एग्जामाइन देयर सिग्निफिकेंस। उनका सिग्निफिकेंस और व्हाट वर द टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप यू विल ट्राई टू राइट डाउन द आंसर, है ना। और आप लोग जो अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, उनके लिए शाउट आउट है। लिटरली बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोग के आंसर्स पढ़ करके, है ना। मैनी पीपल सेंड मी द आंसर्स एज वेल एज मेनी पीपल्स आर राइटिंग ऑन द चैनल। कई लोग वेबसाइट पे भेज रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा ये आपकी पूरी प्रैक्टिस कराएगा। और ये इससे आप ये मत सोचिए कि मेरा आंसर कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। जैसे कल जीतू ने आंसर लिखा था, ठीक है ना। मैं देखता हूँ, आंसर देखता हूँ, रिव्यू भले नहीं कर पाता, लेकिन आई रीड द आंसर्स। मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आई थिंक मानसी ने आंसर लिखा था, एंड इसके अलावा रिजुता महाजन ने आंसर लिखा था। तो मैनी पीपल आर राइटिंग। रिजुता महाजन का आंसर कल बहुत अच्छा था, तो आप लोग उसको देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से यू पीपल आर राइटिंग, एंड दैट लिटरली इज़ अ ग्रेट डील। आपने स्टार्ट कर लिया है, इसका मतलब है, ठीक है ना।
स्टार्ट करते न्यूज़ एनालिसिस में। पहली जो न्यूज़ है वो है मिशन वात्सल्य को लेकर के। तो अभी रिसेंटली सेंटर ने गाइडलाइंस रिलीज़ की है मिशन वात्सल्य के रिगार्डिंग, एंड सेंट्रल फंड्स किस तरीके से एक्सेस किए जा सकते हैं मिशन वात्सल्य के अंतर्गत। और ये क्या स्कीम है? इट इज़ एन अम्ब्रेला स्कीम फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज इन द कंट्री। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, बच्चों को जो प्रोटेक्ट करती हैं ऐसी सर्विसेज की एक अम्ब्रेला स्कीम है वात्सल्य स्कीम, याद रखिएगा वात्सल्य स्कीम, ठीक है ना। मिशन वात्सल्य अगर हम बात करें तो इट प्रमोट्स फैमिली बेस्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर ऑफ चिल्ड्रन, फैमिली बेस्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो ये मिशन वात्सल्य जो है ये बेसिकली फैमिली बेस्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर ऑफ चिल्ड्रन के लिए है, जो ऐसे बच्चों के लिए है जो कि डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से आए हैं उनके लिए। इट इज़ वन ऑफ द न्यू ट्रायड ऑफ स्कीम अलॉन्ग विद मिशन शक्ति एंड पोषण 2.0। तो 3 स्कीम्स हैं बेसिकली जो कि चाइल्डहुड को अच्छा बनाने के लिए हैं। एक तो मिशन शक्ति है, दूसरा पोषण 2.0 है, पोषण अभियान जिसको हम बोलते हैं, जो कि न्यूट्रिशनल केयर के लिए है, और तीसरा है आपका मिशन वात्सल्य जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम की अम्ब्रेला स्कीम आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या क्या कंपोनेंट्स है? तो इसके अंतर्गत इंप्रूविंग द फंक्शनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज, स्ट्रेंथनिंग द सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर, अपस्केल ऑफ इंस्टीट्यूशनल केयर, इनकरेजिंग नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी बेस्ड केयर, मतलब कि नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी के बेस्ड केयर को इनकरेज करना, इंस्टीट्यूशनल केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करना, और डिलीवरी स्ट्रक्चर, सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर ने कि जो सर्विसेज मिल रही हैं बच्चों को मिलनी चाहिए उनके ऊपर बेसिकली वो करें, है ना। एंड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो याद रखिएगा मिशन वात्सल्य जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत होगा, एंड इट विल बी इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, एंड फंड शेयरिंग जो होगी वो 60-40 के रेशियो में रहेगी। और वहीं पे जो आपके हिल स्टेट्स हैं या 8 जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स जो हैं, प्लस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर ये 90-10 का होगा। मतलब जो हिली स्टेट्स हैं वहाँ पे 90-10 का होगा, बाकी प्लेन एरियाज में 60-40 का रेशियो रहेगा। एंड सेंटर विल कवर द होल कॉस्ट ऑफ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। ऐसे यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पे 100% जो रहेगा वो सेंटर द्वारा ये कॉस्ट बियर की जाएगी, ठीक है ना। एंड अब गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि स्टेट्स विल हैव टू रिटेन द ऑफिशियल नेम, जो सेंटर ने नाम दिया ऑफिशियल वो स्टेट्स को रिटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। केवल करेक्ट ट्रांसलेशन अगर लोकल लैंग्वेज में हो सकता है तो वो किया जा सकता है, अदरवाइज उनको करना पड़ेगा सेम नाम जो कि सेंटर ने दिया है, ठीक है ना। जो फंड्स रहेंगे वो अप्रूव होंगे थ्रू मिशन वात्सल्य प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड। याद रखिएगा मिशन वात्सल्य के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड बनाया गया है जो कि चेयर बाय होगा सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विल बी हेडिंग द मिशन वात्सल्य प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, और उसी के थ्रू फंड्स जो है अप्रूव होंगे। सेक्रेटरी जो रहेगा वो स्क्रूटनाइज करेंगे एंड अप्रूवल देंगे एनुअल प्लान्स का, फाइनेंशियल प्रपोजल्स का, ये सारी चीज़ों का, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा जो स्टाफ होगा रिक्रूट होगा इस मिशन वात्सल्य के अंतर्गत, उसको साइन लैंग्वेज, ब्रेल लैंग्वेज ये सब आनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड इसके अलावा गाइडलाइंस कहती हैं कि मिशन वात्सल्य सपोर्ट करेगा स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसीज को भी। तो जो स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसीज हैं उनको भी सपोर्ट करेगा मिशन वात्सल्य, और इसके अलावा सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी को तो करेगा ही करेगा। तो ये आप दोनों इंपॉर्टेंट है, एंड ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है मिशन वात्सल्य ताकि कंट्री में अडॉप्शन और उनका रेगुलेशन प्रॉपर हो जाए, है ना। और ये प्रॉपर हेल्पलाइन के रूप में आएगा चिल्ड्रन के लिए, है ना। तो दैट दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। दूसरी न्यूज़ है निक्सी यानी कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया अब 2 न्यू इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स IXPs ऑफ निक्सी वर इनॉग्रेटेड एट दुर्गापुर एंड बर्धमान। तो निक्सी तो ऑलरेडी है, इसके 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स बनाए गए हैं, एक तो दुर्गापुर में और दूसरा बर्धमान में। अच्छा, आपको बताना है मुझे कि दुर्गापुर और बर्धमान कहाँ पर है, ये लोकेशंस कहाँ पर है, दुर्गापुर और बर्धमान की कौन से स्टेट में, ठीक है ना। निक्सी की अगर हम बात करें तो निक्सी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत बनी है। तो निक्सी क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 8 के अंतर्गत बनी है कंपनीज एक्ट 2013 के।
इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था 19 जून 2003 में, 2003 में रजिस्टर्ड हुई थी। ये मीटी यानी कि मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये इनिशिएटिव में बनाया गया था, है ना। और इसका एम है स्प्रेडिंग द इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया थ्रू सम ऑफ द एक्टिविटीज़, जैसे कि इंटरनेट एक्सचेंजेस थ्रू विच द इंटरनेट डेटा इज एक्सचेंज अमंग द ISPs। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं ना, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, डेटा सेंटर्स जो होते हैं, इनके बीच में डेटा एक्सचेंज के लिए इंटरनेट एक्सचेंज बनाया जाता है। कुल मिलाकर के इंटरनेट एक्सचेंज का काम क्या है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल्स हैं, है ना, इनके बीच में डेटा एक्सचेंज करना। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ, ये एक आध चीज़ें लिख लेना, एक्स्ट्रा भी लिख लेना। देखो क्या था कि जो निक्सी है ना, निक्सी ने एक इन रजिस्ट्री बनाई थी, एक क्या बनाई थी, इन रजिस्ट्री बनाई थी। और इन रजिस्ट्री जो थी वो क्या करती थी, जैसे .in के जितने भी डोमेन्स हैं, .in वाले जितने डोमेन्स हैं, उनका प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें करता है निक्सी, है ना। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं कि सिर्फ डेटा एक्सचेंज के लिए है, ये आपके कंट्री में इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सिक्योर भी करता है, और अनलॉफुली कोई दूसरी बॉडी इसको इंटरसेप्ट ना कर पाए, इसकी भी देख रेख निक्सी के ऊपर है, कि इंटरनेट हमारा इंटरसेप्ट ना हो जाए, कोई बाहर की ताकत इसको इंटरसेप्ट ना कर ले। और इन रजिस्ट्री याद रखेगा, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं इन रजिस्ट्री, आपको उसको बोलते हैं। तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इन रजिस्ट्री जो है वो बनाया था निक्सी ने। और .in के जितने भी डोमेन है, gov.in हम बोलते हैं, gov.in और ये सब, ये मैनेज कौन करता है, निक्सी मैनेज करता है, ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी मैंने आपको बताया कि सर्वर्स हैं, है ना, उनको एडमिनिस्टर करना वो भी निक्सी का काम है। जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होना है, डेटा एक्सचेंज होना है, वो सारा निक्सी मॉनिटर करता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अब उसी के कुछ पॉइंट्स हैं, है ना। डेटा एक्सचेंज है तो कोई एक पॉइंट तो होगा नहीं, अलग अलग इसके सब पॉइंट्स भी होंगे। तो उन्हीं के दुर्गापुर और वर्धमान में 2 अलग से इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा ये आपको याद रखना है, तीसरी न्यूज़ है मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स, माइका। याद रखिएगा माइका लॉ, अगर आपसे कोई पूछे MICA लॉ क्या है, व्हाट इज दिस MICA लॉ, तो ये है मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स लॉ। मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स लॉ ये यूरोपियन पार्लियामेंट का पहला कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन है जो कि क्रिप्टोज के रिगार्डिंग आया है, ठीक है ना। माइका क्या है, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स लॉ, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स लॉ। और ये यूरोपियन पार्लियामेंट का लॉ है, पहला कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है, रेगुलेशन है जो कि क्रिप्टोज के रिगार्डिंग आया है और क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए काम करेगा। इट कैन एक्ट एज अ ट्रेंड सेटर ऑल्सो, वर्ल्ड अब इसको फॉलो भी कर सकता है। तो माइका legislation basically it addresses the concerns like money laundering, protection of consumers and investors, accountability of crypto firms, stable coins, इन्वायरमेंट फुटप्रिंट ऑफ क्रिप्टो माइनिंग, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करेगा ये माइका लेजिस्लेशन के थ्रू। ये यूरोपियन पार्लियामेंट का लॉ है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, है ना। और इसके अंदर नॉन फंजिबल टोकन नहीं आते हैं, याद रखिएगा, इट एक्सक्लूड्स द नॉन फंजिबल टोकन, याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, नॉन फंजिबल टोकन अभी इसके अंदर इन्होंने नहीं रखा है। और क्रिप्टो मार्केट को ये पूरा का पूरा मॉनिटर करेंगे। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ फ्रंट पेज में न्यूज़ देखते हैं, यहाँ पे अबू सलेम, है ना, अबू सलेम की न्यूज़ आई है। अबू सलेम फ्री आफ्टर 25 ईयर्स इन जेल। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी हिदायत दी है कि अब प्रेसिडेंट जो है उसकी जो एप्लीकेशन है रेमिशन की, उसके ऊपर टेक कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। और 25 साल चुकी, हिज जेल टर्म इज़ 25 ईयर्स, है ना। तो अब देख सकते हैं कि फॉर दैट रीज़न ही कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन। एंड यहाँ पे सेक्शंस कुछ मेंशन है, सेक्शन 432 एंड सेक्शन 433 ऑफ द CRPC। तो मैं आपको बता दूँ, सेक्शन 432 ऑफ CRPC बोलता है देयर इज़ अ पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस, पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस, मतलब कि when any person has been sentenced to punishment for an offence, the appropriate government may at any time without conditions or upon conditions, है ना, suspend the execution of his sentence or remit the whole or any part of the punishment। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्शन 432 जो CRPC का है वो पावर देता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि वो किसी भी वक्त बिना किसी कंडीशन के या किसी कंडीशन के साथ किसी व्यक्ति का जो सेंटेंस है उसको पूरा का पूरा या उसका कुछ पार्ट रिमिट कर सकती है, यानी कि उसको माफ़ी या परिहार दिया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा है सेक्शन 433, इसमें कम्यूटेशन होता है। सेक्शन 433 में
कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस होता है, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप सबको पता होगा। आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट विल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल। तो किसी भी जगह दे सकता है, कोर्ट मार्शल के केसेस में भी दे सकता है ना, डेथ सेंटेंसेस में भी दे सकता है। तो ये पावर किसके पास है? ये पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास। इसी में 89 ऐड कर दीजिए, 161 जो आर्टिकल है वो आपका किसके पास है? गवर्नर के पास पावर है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट्स में आते हैं। एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, वैसे एक ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादा आज आया नहीं था, तो वो है द स्कैम फॉल्ट लाइन इज डैमेजिंग इंडियन बैंकिंग। अब यहाँ पे अभी बैंकिंग का सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, याद रखेगा, इंडियन बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा स्कैम हुआ है DHFL का स्कैम, यानी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्कैम हुआ है। DHFL याद रखेगा, इसको लिख लीजिए, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो स्कैम है ये किसने किया है? दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्कैम है ये, और लगभग 35,000 करोड़ का, 35,000 करोड़ से लेकर के 40,000 करोड़ की ट्यून का ये स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है। और ऑब्वियसली कैसे स्कैम होते हैं सारे, इन स्कैम्स में एक लोन लिया जाता है, अलग अलग पर्पसेस के थ्रू अलग अलग तरीक़ों से लोन लिया जाता है। इस बार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हत्थे चढ़ गया था इनके, तो इन्होंने खूब सारा लोन लिया और उस लोन को फिर डाइवर्ट कर दिया अलग अलग चीज़ों में। जैसे कि लोन को डाइवर्ट कर दिया पेंटिंग्स खरीदने में, 50-50 करोड़ की पेंटिंग्स खरीदी हैं, 100-100 करोड़ की पेंटिंग्स में इन्वेस्ट कर दिया है। तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लोन लिया खूब सारा और फिर उसको डाइवर्ट कर दिया। अब इससे एक जो समस्या आती है वो समस्या है NPA की, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या। ऑब्वियसली आपका सब फ्लॉप हो जाएगा, आप पैसे भर नहीं पाओगे। तो अभी कैसे इसको ठीक करने चाहिए, कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे ऑथर ने मेंशन किए हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि बैंक्स हैव टू एक्सरसाइज डिलिजेंस एंड कॉशन व्हाइल ऑफरिंग फंड्स। पहली चीज़ तो ये कि जब फंड्स आप दे रहे हो या जब आप लोन दे रहे हो तो सबसे पहले तो आपको कॉशियस रहना चाहिए, आपको थोड़ा डिलिजेंस दिखाना चाहिए, ठीक है ना। फिर दूसरा इन्होंने बोला रेगुलेशन एंड द कंट्रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से आपको रेगुलेट करना पड़ेगा ताकि आप जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बैंक्स का उनको रिड्यूस कर सकें, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उनको रेगुलेट करना प्रॉपर, क्योंकि कंपनीज में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं ना, ये सारी चीज़ें इनको रेगुलेट करेंगे, इनको आप कॉन्फिडेंस मिलेंगे तो आपकी ऑलरेडी NPA कम हो सकता है। देन बैंक शुड बी कॉशियस वाइल लेंडिंग टू इंडियन कंपनीज दैट हैव टेकन ह्यूज लोन्स अब्रॉड। ऐसी कंपनीज जिन्होंने ऑलरेडी ह्यूज लोन्स ले रखे हैं अब्रॉड में, उन कंपनीज को लोन देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, है ना। एंड चौथा है कि देयर इज एन अर्जेंट नीड टू टाइटन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट सिस्टम ऑफ द बैंक। तो बैंक्स का जो ऑडिट सिस्टम है उसको सही करने की जरूरत है, क्योंकि ऑडिट अगर प्रॉपर नहीं होगा तो किसको लोन देना है किसको नहीं देना है वो नहीं समझ में आएगा ना। तो दैट इज द थिंग। द फास्ट रोटेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ बैंक, ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अकबर भी करता था अपने टाइम पे। तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपनी जगह से जल्दी जल्दी हटाना, ये एक चीज़ होनी चाहिए ताकि किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य ना बन जाए, है ना। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ 20-20 साल तक एक ही जगह रहते हैं तो इनका काफ़ी चलने लगता है ना, चलने लगता है, वो चलने वाली चीज़ जो है वो गड़बड़ है, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को सेटअप करना चाहिए इंटरनल रेटिंग एजेंसी फॉर रिगरस इवैल्यूएशन ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स। जैसे 1000 करोड़, 2,000 करोड़, 2,000 करोड़, इन ऐसे लोन अगर आपको देने हैं तो आपके पास एक इंटरनल रेटिंग एजेंसी होनी चाहिए जो कि रिगरस इवैल्यूएशन करे, उसके बाद ही सैंक्शन करे लोन का, ठीक है ना। इसके अलावा एक इफेक्टिव मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि आप अर्ली वार्निंग अगर कुछ आपको मिल रही है बिजनेस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, आपको कुछ अर्ली मार्कर्स मिल रहे हैं तो आप उनको एनालाइज स्टडी कर सको, ठीक है ना। इसके अलावा सिविल स्कोर, जो बोरोवर का सिविल स्कोर है, क्रेडिट क्रेडिबिलिटी है, उसको आप चेक करिए, इसको इवैल्यूएट करिए, ठीक है ना, तब उसके बाद ही लोन दीजिए। और साथ ही बड़े लोन के केस में तो और ज़्यादा आपको ज़रूरत हो जाता है कि आप ये सब चीज़ें देखें, है ना। अगर आप AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें टू मॉनिटर द ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो बहुत सारा फाइनेंशियल फ्रॉड कम किया जा सकता है। तो ये भी एक ऑथर ने सजेशन दिया है कि फाइनेंशियल फ्रॉड को कम करने के लिए AI का इस्तेमाल करिए, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना।
ठीक है, दैट इज द थिंग विच इज़ देयर। और इंडिया को बेसिकली अपना लोन रिकवरी प्रोसेस भी इम्प्रूव करना चाहिए एंड एक अर्ली वार्निंग सिस्टम और पोस्ट डिस्पर्समेंट फेज में आपको इशू करना चाहिए, ठीक है ना। अर्ली वार्निंग सिस्टम बैंकिंग सिस्टम में, और आपको जो रिकवरी है उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है ना। रिस्क असेसमेंट हर क्वार्टर में आपका होना चाहिए, एवरी क्वार्टर रिस्क असेसमेंट शुड बी देयर, है ना। केवल और केवल आपको लग रहा है कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर बैड बैंक बना देने से सोल्यूशन निकल आएगा, तो वो सोल्यूशन नहीं है। ये बाकी प्रोसीजरल और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आपको करने पड़ेंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द एडिटोरियल, आपको समझ में आ गया होगा। द सर्च फॉर डार्क मैटर, अब यहाँ पे जो फिजिसिस्ट है उनका ये कहना है कि पूरे यूनिवर्स का हमको केवल 5% ही मैटर हमको दिखता है, ठीक है ना। जो आपको दिख रहा है ना विजुअल पार्ट, वो केवल 5% है, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ठीक है ना। अब इसके लिए यूएसए ने यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक सेंसर आया है, डिटेक्टर आया है, जिसका नाम है लक्स जेपलिन LZ, यानी कि LZ लक्स जेपलिन, याद रखेगा, इसको लिख लीजिए, याद रख लीजिए, लक्स जेपलिन, ये प्रीलिम से पूछ सकता है। तो ये साउथ डकोटा यूएसए में आया है लक्स जेपलिन एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर इन द वर्ल्ड। ये डार्क मैटर डिटेक्टर के फील्ड में सबसे सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर है पूरे वर्ल्ड का, लक्स जेपलिन इसका नाम है, LZ इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या है डार्क मैटर होता क्या है, ठीक है ना। तो सारे इंटरेक्शंस जो यूनिवर्स के होते हैं वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस के कारण होते हैं। 4 फंडामेंटल फोर्सेस आर देयर, इसको लिख लेना। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। एंड डार्क मैटर जो है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट डू नॉट हैव अ चार्ज, इनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब है कि दे डू नॉट इंटरेक्ट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से तो काम करते नहीं है। सो दीज आर द पार्टिकल्स दैट आर डार्क नेमली बिकॉज दे डू नॉट एमिट लाइट। ये डार्क मैटर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये लाइट एमिट नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि लाइट एमिट करते तो फिर तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना हो जाता है, लेकिन चूंकि चार्ज ही नहीं है तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना होता ही नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए डार्क मैटर होता है। अब क्वेश्चन ये है, ऑथर ने कहा कि भैया जब डार्क मैटर दिखता नहीं है, आप उसके प्रति श्योर नहीं हो, तो आपको ये पता कैसे है कि वो है डार्क मैटर। तो इसके लिए ऑथर ने कुछ एविडेंसेस दिए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो स्टार्स हैं, स्टार्स की जो स्पीड है और जो इन सब की चीज़ों की अगर आप जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हमारे पास हैं तो उनकी स्पीड और उनका डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये प्रूफ होता है कि कोई और चीज़ होनी चाहिए, अदरवाइज उनकी स्पीड ऐसी नहीं होती है, अदरवाइज उनकी एग्जिस्टेंस, उनका जो ग्रेविटेशनल सम है वो ऐसा नहीं होता कि वो इस तरीके से एग्जिस्ट करें। पहला तो उन्होंने उनकी लोकेशन, डिस्टेंस और स्पीड के ऊपर बोला है। दूसरा उन्होंने बोला है कि अगर आप देखें सेकंड एविडेंस कम्स फ्रॉम द बुलेट क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। बुलेट क्लस्टर क्या होता है, इसको लिख लेना आप लोग, बुलेट क्लस्टर क्या होता है, जब 2 गैलेक्सीज मर्ज हो जाती हैं तो उसको बुलेट क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिजिसिस्ट का ये कहना है कि जो मर्जर्स होते हैं इनको आप फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकते अगर आप ये माने कि केवल विजिबल पार्ट ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर विजिबल पार्ट बस एग्जिस्ट कर रहा होता तो जो मर्जर है वो इस तरीके से नहीं होता, या ये ऐसा नहीं होता, बुलेट मर्जर्स ऐसे नहीं होते। तो ये कुछ एविडेंस है जो ऑथर ने दिए हैं। द न्यू गाइडलाइंस टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अभी भी रिसेंटली अभी ये हुआ क्या था कि CCP यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, याद रखिएगा, इसने नए गाइडलाइंस इशू किए जिसमें उन्होंने कहा कि सर्विस टैक्स कोई भी होटल रेस्टोरेंट चार्ज नहीं कर सकता है। ऑलरेडी जो खाने का चार्ज है उसमें सर्विस चार्ज इंक्लूडेड रहता है, ठीक है ना। तो कोई भी होटल अगर इस तरीके से काम करता है कि सर्विस चार्ज ऐड कर रहा है तो पहले तो कंज्यूमर उसको बोले कि भैया सर्विस चार्ज आप हटाओ, और अगर वो नहीं हटाते तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो दी हुई है वहाँ पर आप जा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। और ये याद रखना आपको कि जो CCP यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत बनी थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत बनी थी, और इसको स्टैब्लिश किया गया था टू रेगुलेट द वायलेशंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, यानी कि कंज्यूमर के हकों को बचाने के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए, और एडवर्टाइजमेंट जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको रोकने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है ना। सेक्शन 18 जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और ये सारी चीज़ें वो देखती है। सर्विस चार्ज जो है वो टिप जो होती है अलग से, कई बार क्या होता है कि हाँ, इनका ये कहना है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का कि अगर वॉलंटरली कोई कंज्यूमर देना चाहता है तो वो दे सकता है, लेकिन वो डायरेक्टली होना चाहिए, वो आपके बिल में अलग से रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द बिल्स एंड ऑल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
एमपीज पैनल अपोज मीडिएशन बिल। अब अभी क्या है कि रिसेंटली एक मीडिएशन बिल लाया गया है, सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया था, याद रखिएगा, मीडिएशन बिल 2021, और उसमें कुछ प्रोविजंस की स्टडी करने के बाद जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसका ये कहना है कि वो इससे खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी विद द मीडिएशन बिल। क्यों नहीं खुश है, उसके रीजंस मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप इनके मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, इसके मैंने प्रोविजंस लिख दिए हैं। वैसे पहला जैसे डेफिनेशन एप्लीकेबिलिटी है, तो सेक्शन 2 तो मीडिएशन बिल का डोमेस्टिक मीडिएशन को डिफाइन करता है, ठीक है ना। डोमेस्टिक मीडिएशन क्या होता है, जैसे दो लोगों के मध्यस्थता, मतलब दो लोगों में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है, कोई सिविल डिस्प्यूट है, अगर कोई इस तरह का डिस्प्यूट हो जाए तो उन दोनों में बातचीत करके एक मीडिएटर अपॉइंट किया जाता है, और मीडिएटर अपॉइंट करके उसके बीच में फैसला लिया जाता है। मतलब उसको किसी कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया जाता मैटर को, मीडिएटर पहले ही उसको सॉल्व आउट कर लेता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है कि सेक्शन 2 में तो इसकी डेफिनेशन है कि क्या है डोमेस्टिक मीडिएशन, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने देखो बोला क्या है कि इसका सेक्शन 6 बोलता है, सेक्शन 6 जो बोलता है बिल का, इट मेक्स मैंडेटरी फॉर द पार्टी टू टेक स्टेप्स टू सेटल द डिस्प्यूट्स by pre-litigation mediation in accordance with the provisions of the bill before filing any suit or proceeding in any court or tribunal। तो ये जो सेक्शन 6 है वो कह रहा है कि जो पार्टीज हैं उनको पहले प्री लिटिगेशन मीडिएशन करना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग अ केस टू एनी कोर्ट। ये मैंडेटरी कर दिया गया, कुल मिला करके जो प्री लिटिगेशन मीडिएशन है उसको मैंडेटरी कर दिया गया। तो जो पैनल है उसने कहा कि भाई मीडिएशन तो वॉलंटरी होना चाहिए, पार्टीज लेना चाहती हैं कि नहीं लेना चाहती हैं तो उनके मन का होना चाहिए, दिस शुड बी ऑन देयर ओन, है ना। इसको आप वो कैसे कर सकते हो, मतलब कि इसको आप मैंडेटरी कैसे बना रहे हो, तो दैट इज़ द फर्स्ट इशू, ठीक है ना। फिर इसके बाद कुछ और इशू है, जैसे कि एक इशू है कि जो कोर्ट्स हैं उनके पास पावर है कि वो लॉ बनाएंगी, इसके रिगार्डिंग नॉर्म्स बनाएंगी, है ना। तो कोर्ट नॉर्म्स बनाएंगी। ऑथर ने कहा कि तो कोर्ट्स नए अगर किसी चीज़ के ऊपर नॉर्म नहीं बना हुआ है तो कोर्ट्स नॉर्म बनाए, बिल्कुल सही बात है। अगर नॉर्म नहीं बना हुआ है तो कोर्ट्स नॉर्म बनाए, लेकिन अगर ऑलरेडी प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड है, लेजिस्लेशन ने किसी चीज़ के रिगार्डिंग ऑलरेडी लेजिस्लेशन आया हुआ है और लॉ बना हुआ है सेंटर का, तो फिर अगर कोर्ट लॉ बना देगी उसके रिगार्डिंग भी, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा ये कि वो वायलेशन हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो उनका ये कहना है कि ये काम लॉ मेकिंग का काम तो लेजिस्लेचर का है। लेकिन ठीक है, अगर लॉ नहीं बना है तो कोर्ट मीडिएटेड जो मीडिएशंस है, कोर्ट इनक्रोच्ड मीडिएशंस जो है उनमें तो वो बना सकता है लॉ, लेकिन अगर ऑलरेडी लॉ इस्टेब्लिश्ड है तो फिर उनको लॉ बनाने की पावर नहीं है। ये क्लॉज 26 में मेंशन्ड है, ठीक है ना, क्लॉज 26 में मेंशन्ड है ये, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बड़ा इशू है। तो दैट दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। एक तो प्री लिटिगेशन मीडिएशन जो है कंपलसरी कर दिया गया है, तो जो नहीं होना चाहिए था कंपलसरी। दूसरा, लॉ मेकिंग का जो पावर है, जैसे कि इन्होंने कहा कि कोर्ट्स बनाएंगे एंड कोर्ट्स डिसाइड करेंगे क्या कैसे लॉ रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नए सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें आप लॉ बना सकते हो, लेकिन जो पुराने ऑलरेडी जिन पे लॉज बने हुए होंगे, कुछ कंपनी लॉ होगा, कोई किसी और लॉ होगा, तो उस केस में आप इनको पावर ना दें, नहीं तो दैट विल बी अ वायलेशन। अगला न्यूज़ है AI बेस्ड मैंडरिन ट्रांसलेशन डिवाइसेस। तो ये AI इन डिफेंस करके एक इनिशिएटिव है, AI इन डिफेंस, और AI इन डिफेंस सिंपोजियम जो था उसके अंतर्गत ये एक नया डिवाइस लॉन्च किया गया है जो कि अपने आसपास अगर कोई मैंडरिन चाइनीज़ में बोल रहा है तो उसको कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश में, ठीक है ना। अभी इंग्लिश में करेगा, और ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, 5 से 10 फीट तक की रेंज देता है, मैंडरिन को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है। अब कोशिश चल रही है कि इसको हिंदी में कन्वर्ट करने का और इसकी रेंज 20 फीट तक कम से कम बढ़ाने की, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर अनवील्स नेशनल एम्बलम अटॉप न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक 6.5 मीटर टॉल नेशनल एम्बलम जो है ऑन द रूफ ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट बिल्डिंग यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। एम्बलम जो है वो ब्रॉन्ज का बना हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा, द एम्बलम इज़ मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज एंड वेट इसका 9500 किलोग्राम है। इसके अलावा स्टील स्ट्रक्चर है लगभग 6500 किलोग्राम का, जो कि बनाया गया है टू सपोर्ट द वेट ऑफ द एम्बलम, ठीक है ना। तो 6500 kg का एक स्टील का स्ट्रक्चर है जो कि 9500 kg के ब्रॉन्ज के एम्बलम को होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। इसकी डिज़ाइनिंग अगर श्रेय दिया जाए तो एम्बलम क्रिएट किया है सुनील देवरे ने, है ना, फ्रॉम औरंगाबाद, एंड लक्ष्मण व्यास फ्रॉम जयपुर, ठीक है ना। तो ये आप नाम भी याद रख सकते हैं, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट।
आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते, इंडिया सेट टू बीट चाइना इन पॉपुलेशन। यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 2023 में सरपास कर जाएगा चाइना को एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। याद रखिएगा, यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया विल सरपास चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023 ओनली। अभी दोनों ही कंट्रीज़ में लगभग 1.4 बिलियन रेसिडेंट्स हैं। ईच ऑफ दीज कंट्रीज़ हैव 1.4 बिलियन रेसिडेंट्स एंड वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो एस्टिमेट है कि इस साल के नवंबर 15 तक 8 बिलियन रीच कर जाएगा। एंड ऑलरेडी थोड़ा सा फर्टिलिटी रेट कम तो हुआ है। अगर आप देखें ग्रोथ जो है, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग एट इट्स स्लोएस्ट पेस सिंस 1950। 1950 के बाद अभी स्लोएस्ट पेस में ग्रो कर रही थी पॉपुलेशन 2020 में। अगर हम देखें तो जो ग्रोथ रेट है वो 1% से भी कम हो गया था 2020 के आसपास, जो कि स्लोएस्ट रेट है आफ्टर 1950। 1950 के बाद का स्लोएस्ट रेट है ना। तो एक तो लोगों के प्रति जागरूकता भी आई है और दूसरी चीज़ अब वही वाली आती है कि फैमिली प्लानिंग और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो बट लेकिन यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो डेटा है वो इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, आरबीआई ने एक पेमेंट सिस्टम बनाया है इंटरनेशनल ट्रेड को रुपीज़ में सेटल करने का नाम, ठीक है ना। याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया मैकेनिज्म बनाया है जो कि फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को रुपीज़ में इमीडिएट इफेक्ट के साथ, ठीक है ना। बस इसके लिए होगा क्या कि जो बैंक्स इन्वॉल्व होने वाले हैं उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई रेगुलेटर से। उसके बाद वो चाहे तो ट्रेड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो रुपीज़ में कर सकते हैं। देखो इसका रीज़न ये भी है, एक तो रशिया और ईरान जैसी कंट्रीज़, जैसे जिनके ऊपर रशिया और ईरान जैसी कंट्रीज जिनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो ऑलरेडी जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है वो अलाउ करता नहीं है ना। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि हम इस तरीके का सिस्टम बनाएं जो कि फैसिलिटेट करे, ताकि हम ईरान रशिया के थ्रू के साथ डील कर सकें अपनी करेंसी में, है ना, डॉलर में ना करना पड़े, हमको रुपीज़ में कर लें। दूसरी चीज़, हमारा आपको पता होगा कि डॉलर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और रुपया घटता जा रहा है, ठीक है ना। और रुपया घटता जा रहा है क्यों? क्योंकि रुपये की वैल्यू रुपया ज़्यादा मात्रा में है और रुपया जब ज़्यादा मात्रा, जो चीज़ ज़्यादा रहेगी उसकी वैल्यू कम रहेगी। मैंने आपको पहले ही बताया, जो चीज़ ज़्यादा उसकी वैल्यू कम। तो करना क्या है, डॉलर को थोड़ा कम करना है और रुपये को बढ़ाना है। डॉलर को कम करना है, डॉलर को बढ़ाना है और रुपये को कम करना है। और रुपये को कम कैसे करेंगे? जब आप रुपये से ट्रांजैक्शंस करने लगेंगे डॉलर की जगह पे, तो आपका फॉरेक्स भी कम नहीं होगा और आपका रुपया भी कम हो जाएगा। जब रुपया कम होगा तो वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।